Good morning to dear student. Welcome to ABME online classes. I am your sir Chetan Sharma. Today for the video for the 9th class subject science overrunning chapter number 2 according to NCERT pattern is matter around us pure. बच्चों हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट में मैटर से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था, स्टडी कर लिया था। इस चैप्टर में हम लोगों ने काफ़ी हद तक सारा कंप्लीट कर दिया था। 70% पोर्शन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था। हम लोगों ने सेपरेशन पढ़ लिए थे, सेपरेशन मेथड सारे हम लोगों ने डिस्कस कर दिए थे। फिर भी अगर किसी बच्चों को कोई डाउट हो सेपरेशन से रिलेटेड तो वो मुझे कमेंट में डाल के लिखे, मैं वापस से नया वीडियो सेपरेशन मेथड्स के बना सकता हूँ, ठीक है ना, और आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूंगा। अभी के फिलहाल आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे टुडेज वीडियो फॉर द स्पेसिफिक lecture on to the changes which are occurring in our nature. There are two types of the changes in nature, one of the physical change and one of the chemical changes which have you already studied in the previous classes. आप लोगों ने पुरानी क्लासेस में प्रीवियस क्लासेस में चेंजेस के बारे में पढ़ रखा है कि दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकली चेंजेस होता है और एक केमिकल चेंजेस होता है। आज का जो वीडियो सेगमेंट होगा हम लोग चेंजेस के बारे में और प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम वी आर कंटिन्यू ऑन टू दिस टॉपिक। बच्चों हम लोग टॉपिक पर आ जाता तो आप लोग कॉपी पेन खोल लीजिए, मेरे साथ साथ में नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, साथ साथ में समझते भी जाइएगा जो जो मैं पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर आप लोग अभी वीडियो को देखते रहिए और फिर उसके बाद में जैसे ही वीडियो आप लोग पूरा कंप्लीट देख लो फिर उसके बाद में रिवाइंड करके नोट्स बनाना, ठीक है, या मैं आप लोगों को टाइम दूंगा उस समय आप नोट्स बनाना। अभी के लिए फिलहाल आप लोग चैप्टर को या टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कीजिए। तो कौन सा टॉपिक ले लेते हैं? टॉपिक ले लेते हैं चेंजेस। तो चेंजेस कितने टाइप्स के हो गए? अब देखो चेंजेस होना जरूरी भी है, कंपलसरी भी है, नेचर है, तो नेचर में वेरिएशन आएगा, उसी नेचर के वेरिएशन को चेंज कहा जाएगा। अब चेंजेस को क्लासिफाई किया हुआ टू टाइप्स के अंदर। कौन कौन से हो गए? दो तरह के चेंजेस, एक हो गया है फिजिकल चेंज और एक हो गया है केमिकल चेंज। देखो केमिस्ट्री के फील्ड में हम लोगों को इन दोनों चेंजेस के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है ना। हम लोग सोशल चेंजेस के बारे में या इकोनॉमिकल चेंजेस के बारे में उनके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। हम साइंस से रिलेटेड बात करेंगे तो मैटर से रिलेटेड बात करेंगे। तो मैटर में किस तरह के चेंजेस ऑक्योर हो सकते हैं? वो हो सकते हैं फिजिकली चेंजेस और केमिकली चेंजेस, ओके। तो वन बाय वन हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। देखो फिजिकली चेंजेस का मतलब क्या हो गया बच्चों? फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंज को हिंदी में या हिंदी माध्यम की किताबों में इसको भौतिक परिवर्तन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भौतिक परिवर्तन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है फिजिकल चेंज ऑलवेज ऑक्योर एंड ब्रिंग्स अबाउट इनटू द फिजिकल प्रॉपर्टी। चेंजेस हमेशा फिजिकल प्रॉपर्टी में ही आएगा, इसमें केमिकल कंपोजिशन में या केमिकल प्रॉपर्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिजिकल प्रॉपर्टी पर ही फर्क पड़ेगा। तो इसमें आप लोग क्या मेंशन करोगे? फिजिकल चेंजेस इट मीन्स इट द चेंजेस which brings out only in physical properties does not changes in chemical कंपोजिशन। इसमें केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता या उसके कंस्टिट्यूएंट में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। जैसे कि ऑर्डर हो गया, इन्फ्लेमेबिलिटी हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी वैसी की वैसी रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन्स सेम बट स्टिल चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी किस तरह की चेंजेस हो जाएगी उस मैटर की? जैसे हो सकता है कि उसकी हार्डनेस बदल जाए, वो सॉलिड से लिक्विड में आ जाए, लिक्विड से गैस में आ जाए, हार्डनेस चेंज हो सकती है। अच्छा, फिर उसके बाद में उसकी डेंसिटी चेंज हो सकती है, ठीक है ना, उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, ठीक है, उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स चेंज हो सकता है। ये इस तरह का मतलब कहने का मतलब हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होगी। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे, मैं और अच्छे से समझाऊंगा। सेकेंड देखिए केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, केमिकल चेंज क्या हो गया, सॉरी केमिकल चेंज का मतलब ये हो गया हिंदी माध्यम की किताबों में केमिकल चेंज को रासायनिक परिवर्तन लिखा हुआ होता है। क्या लिखा होता है? रासायनिक परिवर्तन। मैं इसलिए हिंदी में बता रहा हूँ, एटलीस्ट वी हैव टू नॉलेज
हम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए और कुछ नहीं, है ना। अब देखो रासायनिक परिवर्तन जैसे नाम से पता चल रहा है, ओनली चेंजेस ऑक्योर इन द केमिकल्स, यानी उसके रसायन में ही परिवर्तन आएगा या उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज रहेगा, यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी से कोई लेना देना ही नहीं होता। तो ये जस्ट इसकी रिवर्स होती है, ठीक है। तो चेंजेस विच ब्रिंग्स आउट ओनली इन chemical properties does not changes in, या आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो does not occur changes in physical property। यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। does not changes in the physical properties। ओनली चेंज किस में आ रहा है? ओनली चेंज आप लोग देखिए, ओनली चेंज आ रहा है सिर्फ इसके केमिकल नेचर के अंदर, यानी कि यहाँ पर केमिकल चेंजेस में केमिकल कंपोजिशन उस मैटर का बदल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ये भी लिख सकते हो, एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर ऑल्सो चेंज। अब ये कंपल्सरी होता है बेटा, ध्यान रखना, केमिकल कंपोजिशन उस मैटर का चेंज होगा ही होगा। अब जैसा कि मैं आप लोगों को बात करूं, ध्यान से सुनना, फिजिकल चेंजेस की अगर बात करें तो फिजिकल चेंजेस में नया सब्सटेंस बनता ही नहीं है। जैसे अब देखो मेरे हेयर्स है, अगर मेरे हेयर्स ग्रो करेंगे, ग्रोथ हो गई होगा, प्रोटीन है तो प्रोटीन बॉडी में जाएगा तो वो हेयर्स ग्रो होते होते, तो हेयर्स और नेल्स जब ग्रोथ होते हैं उसके बाद में हम लोग उनको ट्रिम या कट कर देते हैं। तो कट करने के बावजूद भी वापस वही दोबारा हेयर और नेल्स ग्रोथ होते हैं आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, नया सब्सटेंस बन रहा है क्या? नेल्स की जगह पर नेल्स ही आ रहे हैं, हेयर्स की जगह पर हेयर्स ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये फिजिकल चेंजेस को बता रहा है। फिजिकल चेंजेस में कभी भी नया सब्सटेंस बनता ही नहीं है, नो न्यू सब्सटेंस इट फॉर्म्ड इनटू द ड्यूरिंग द चेंजेस टाइप ऑफ फिजिकली। जब फिजिकली चेंजेस होंगे नेचर में उस मैटर के, तो नया सब्सटेंस बनने की आशा ही मत करो, नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, वही सब्सटेंस जो पुराना है वही रहेगा। लेकिन अगर अदर हैंड हम लोग बात करें केमिकल चेंजेस की, तो केमिकल चेंजेस में होता क्या है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, इंटरनली ऑर्डर, उसकी इन्फ्लेमेबिलिटी या अंदर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसकी बॉन्डिंग, ये सब चेंज हो जाएगा। तो ये जब चेंज होगा तो उसके हो सकता है कि कुछ अलग ही आप लोगों को देखने को मिले, वो मॉडिफाई हो जाएगा या उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ वैरायटी आ जाएगी, कुछ चेंजेस आ जाएंगे। जैसे मैं अब ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब छोटा बेबी होता है तो छोटे बेबी में धीरे धीरे जब वो ग्रोथ करता है तो आप लोगों ने देखा होगा उसकी बॉडी में केमिकली चेंजेस आ रहे हैं। केमिकली चेंजेस बोले तो अब वो हाइट बढ़ रही है उसकी बॉडी की मसल्स ग्रोथ हो रही है, उसमें बॉडी में मसल्स हार्ड बनती जा रही है, ठीक है ना, उसकी हाइट को भी ग्रोथ हो रहा है और कई तरह के और भी पिंपल्स, एक्नेस वगैरह ये सब आ रहे हैं। तो क्या कहने का मतलब हो गया, उसकी बॉडी में केमिकल चेंजेस आ गया। केमिकल चेंजेस हमेशा न्यू सब्सटेंस को लेकर आएगा। जैसे मैं मिल्क है तो मिल्क से केमिकल सब्सटेंस चेंज करके मिल्क से कर्ड में बना दूंगा, तो कर्ड जब बन जाएगा वो नया सब्सटेंस हो गया, हालांकि बना वो मिल्क से ही है लेकिन नया सब्सटेंस है ना। तो कर्ड का बनना नया सब्सटेंस हो गया। केमिकल चेंजेस में आप लोग नए सब्सटेंस को देखते हो, फिजिकल चेंजेस में तो नेल्स वो के वही, हेयर्स वो का वही, है ना। तो केमिकल चेंजेस में हमेशा क्या बनता है बेटा, नया सब्सटेंस बनता है। आप एडिशन करके लिख सकते हो इसमें। फिजिकल चेंजेस में आप लोग क्या एडिशन करोगे, नो न्यू सब्सटेंस इट फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। जबकि इसमें आप लोग एडिशन करके क्या लिखोगे, इसमें एडिशन करके लिखोगे न्यू सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। आई होप। अच्छा, अगर आप लोगों को कोई बोल दे कि यार फिजिकल प्रॉपर्टी सर हम तो समझे नहीं, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने अभी आप लोगों को बताया। जस्ट लाइक एग्जांपल, अगर हम लोग बात करें तो उसकी हार्डनेस, उसकी रिजिडिटी, इसको रिजिडिटी बोलते हैं ना, रिजिडिटी, और डेंसिटी, उसका वॉल्यूम, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी ईटीसी करके आप लोग लिख दो। और केमिकल प्रॉपर्टी का अगर पूछे आप लोगों को कि सर हम तो केमिकल प्रॉपर्टी भी नहीं जानते, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है आप बताओ हमें, तो केमिकल प्रॉपर्टी में आप लोग लिख सकते हो
जैसे उसका ऑर्डर हो गया, उसका कलर हो गया, ठीक है। ऑर्डर का मतलब वहाँ की स्मेल से रिलेटेड हो गया ना, कलर हो गया, और वो जल रहा है या नहीं जल रहा है, इनफ्लेमेबल है या नहीं है, इनफ्लेमेबिलिटी, लाइक दैट। अब इतना सब काफ़ी आप लोगों को समझाने के लिए है ना। तो ये आप लोगों को मैंने आज टॉपिक करवाया है चेंजेस के बारे में, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। अगर आप लोग वन मोर पॉइंट आप लोग लिखना चाहो तो देखो, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। फिजिकल चेंज, ध्यान से सुनो, जब मैंने बोला कि नेल्स ग्रोथ हो रहे हैं और वापस से सर्टेन पीरियड टाइम के बाद में उसको कट करने के बाद में वापस अगेन नेल्स ही ग्रोथ हो रहे हैं, तो नेल्स की जगह पर नेल्स ही आ रहे हैं, नया सब्सटेंस नहीं आ रहा है। तो क्या इस टाइप का चेंज क्या परमानेंटली सेटल हो गया है? नो, ये परमानेंटली नहीं है, ये स्टेबल नहीं होते। तो फिजिकल चेंजेस कभी भी नेचर में स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? अनस्टेबल, वो ग्रोथ करते रहते हैं। तो आप लोग इसको एक और पॉइंट करके भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये नेचर में कैसे होते हैं। अगर आपको बोल दे कि फिजिकल चेंज केमिकल चेंज में डिफरेंस नहीं डालकर बोलते परमानेंट चेंज और टेम्पररी चेंज में डिफरेंस बताओ, तो आपको इसका नाम मालूम होना चाहिए। फिजिकल चेंज को आप लोग क्या बोल सकते हो अनदर नेम में? अनस्टेबल चेंज, और आप लोग इसको टेम्पररी चेंज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? टेम्पररी चेंज। तो अच्छा, तो केमिकल चेंज को क्या बोलोगे? केमिकल चेंज के भी दो नाम होंगे। केमिकल चेंज के कौन कौन से नाम होंगे? केमिकल चेंज अपोजिट बन का ना, ये इसका रिवर्स है। तो केमिकल चेंज स्टेबल होते हैं नेचर में, तो ये स्टेबल चेंज हो गया। जैसे आप लोगों की हाइट ग्रोथ हो गई, एक बार आपकी हाइट ग्रोथ हो गई, क्या आप चाहकर वापस अपनी हाइट को कम कर सकते हो क्या? नेल्स को तो कट करके ट्रिम करके छोटा कर दिया, क्या हाइट को कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो यही रीज़न होता है कि मिल्क से एक बार कर्ड बनने पर कर्ड कैसे भी सूरत में वापस मिल्क नहीं बनाएगी। तो ये रिवर्स नहीं हो सकती है ना, वो भी मैं भी आगे डिस्कस करूँगा, रिवर्स और रिवर्स। ये कैसे होंगे? स्टेबल हो जाएंगे, यानी ये नया सब्सटेंस बना लिया तो ये स्टेबल हो गए। अच्छा, तो इनको परमानेंट भी बोल सकते हो, परमानेंट है ना, परमानेंट चेंज भी बोल सकते हो। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि नेल्स कट होने या हेयर्स कट होने या किसी ब्रांचेस की ट्री को कट होने के बाद में वही वापस ग्रोथ हो सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो नेचर में बाई डायरेक्शनल्स होते हैं। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये हो गया, ये फॉरवर्ड भी होंगे और बैकवर्ड भी होंगे, यानी कि ये रिवर्स होते हैं। आप लोगों ने गाड़ी में गियर देखा होगा ना, रिवर्स गियर। तो रिवर्स गियर का मतलब हो गया, अगर मैं नेल्स कट करता हूं, नेल्स कट करता हूं तो वापस से नेल्स बन जाएंगे, है ना। तो नेल्स कट करने पर वापस नेल्स बन रहा है, क्या हो रहा है? ये रिवर्स हो रही है। ये प्रॉपर्टी ऐसी है, डबल एरो का मतलब ये होता है, ये क्या हो रही है बेटा? रिवर्स हो रही है। तो फिजिकल चेंजेस हमेशा नेचर में कैसे होते हैं? रिवर्सेबल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? रिवर्सेबल चेंज। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। जबकि केमिकल चेंज रिवर्स नहीं हो सकते। मैंने कहा ना, एक हाइट बढ़ गई या एक प्लांट से ट्री बन गया, ट्री से वापस कैसे भी करके वो प्लांट या सीड नहीं बन सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कैसे हो गया? इरिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल के लिए सिंगल एरो लगाया जाता है, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो मिल्क से अगर मैं कर्ड बना रहा हूं तो वो एक सिंगल एरो से ही बताया जाएगा, यानी ये एक यूनि डायरेक्शनल हो गया। बाई डायरेक्शनल नहीं होगा, यूनि डायरेक्शनल होगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगी, जबकि ये बाई डायरेक्शनल होता है। तो ये कैसे होते हैं? इरिवर्सेबल। आप लोग अब एक काम कीजिए, मैं साइड में हट जाता हूँ, एक बार इसको जल्दी से या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्मार्ट टैलेंट बच्चे हो, टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट तब लेना जब मैं साइड में हट जाऊँ, नहीं तो मेरा पिक्चर आ जाएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप लोग इसको वीडियो को पॉज करो और इसको जल्दी से नोट आउट करो, और मैं जब तक आप लोगों को क्या करवाता हूँ? दूसरा वाला करवाता हूँ। यानी कि आगे हम लोग प्योर सब्सटेंस के बारे में भी आज पढ़ेंगे कि मैटर को प्योर बोला जाता है या नहीं बोला जाता है, या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है नहीं। ये हमारा चैप्टर का लास्ट एंडिंग सेगमेंट होगा जिसमें हम लोग प्योर सब्सटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, पहले एक बार जल्दी से इसको नोट आउट करो। ओके बच्चों, अब हम लोग जो है फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बाद में हम लोग अब पढ़ेंगे जो होगा आप लोगों का कौन सा? टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस।
तो मैं बात करूं अगर प्योर सब्सटेंस की तो ध्यान से सुनना। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था इनिशियली वे में, मैंने प्योर सब्सटेंस आप लोगों को बताया था। प्योर सब्सटेंस क्लासीफाई किया था 2 टाइप्स के अंदर, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पर देखें, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, अगर केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग देखें हम लोग, तो केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं बेटा। एक होता है एलिमेंट और एक होते हैं वो होते हैं कंपाउंड। क्या होता है? कंपाउंड। ध्यान रखना, मिक्सचर को आप लोग प्योर सब्सटेंस में नहीं बोलोगे, मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस होता है। ध्यान रखना, ये चीज बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। मिक्सचर को आप लोग प्योर सब्सटेंस नहीं बोलोगे क्योंकि मिक्सचर इम्प्योर होता है नेचर में। प्योर सब्सटेंस 2 ही होते हैं, 1 एलिमेंट और सेकंड कौन सा हो जाएगा? कंपाउंड। ठीक है, हम लोग इम्प्योर को भी डिस्कस करेंगे लेकिन अभी नहीं, अभी मैं आप लोगों को प्योर सब्सटेंस के। अच्छा, तो एलिमेंट क्या होता है? तो ध्यान सुना, एलिमेंट के बारे में अलग अलग एजप्शंस है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बातें बोली हुई है, हम लोग उसको दोनों को डिस्कस करते हैं। तो ध्यान से सुनना, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक्चुअली अगर बात करूं मैं, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंटोनी लॉरेंट लेवाइजियर, एक नाम है साइंटिस्ट का। उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें, एंटोनी लॉरेंट लेवाइजियर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो एलिमेंट इज द सिंपलर substance of matter which not be further divisible। ध्यान से सुनना, ये बात किसने कही है? एंटोनी लॉरेंट लेवाइजियर। जब इन्होंने स्टडी किया होगा, इन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, तो इन्होंने अपने नेचर के अकॉर्डिंग ये चीज बोली। लेकिन आगे जाकर इनको कॉन्ट्राडिक्ट किया गया किसके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा। तो जॉन डाल्टन जब साहब आए तो उन्होंने कुछ और ही बात बोली। उन्होंने कहा, जॉन डाल्टन ने कहा, एलिमेंट सबसे सिंपल सब्सटेंस नहीं होते, एटम्स होते। तो इन्होंने क्या बोला? नो, एटम्स इज द सिंपलर सब्सटेंस। एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? सिंपलर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, नॉट एलिमेंट, नॉट एलिमेंट, एलिमेंट नहीं होते। इन्होंने साथ में एलिमेंट की एक परफेक्ट डेफिनेशन भी दी और उसी डेफिनेशन को हम लोग फॉलो करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एंटोनी लेवाइजियर, एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर द ग्रुप ऑफ 2 or more than 2 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। या तो 2 एटम्स या मॉलिक्यूल्स, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको कहा जाता है एलिमेंट। उनको क्या कहा जाता है? एलिमेंट कहा जाता है। ये बात किसने कही थी? जॉन डाल्टन साहब ने कही थी और यही ऑथेंटिक है, इसी को अपन लोग मानते हैं। इसीलिए जॉन डाल्टन को एटॉमिक थ्योरी का प्रोपाउंडर या फाउंडर माना जाता था। एटॉमिक थ्योरी जो थी सबसे पहले वो जॉन डाल्टन ने दी थी। एंटोनी लॉरेंट लेवाइजियर का कंसेप्ट धीरे धीरे खत्म हो गया था। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद में बात करें कि तो एलिमेंट को क्लासिफाई कैसे किया हुआ है। चलो हम लोग कंपाउंड को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल एलिमेंट के बारे में मैं डिटेल बताता हूँ आपको। एलिमेंट, तो एलिमेंट को भी फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है बच्चों। एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाई किस वे में किया? 3 वे में। सबसे पहला आया मेटल। टोटल एलिमेंट अब तक कितने डिस्कवर हो चुके हैं अपने अर्थ में? एलिमेंट जो है टोटल अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूं मैं आप लोगों को, अप्रॉक्सीमेट 120 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा मोस्ट एविडेंट मेटल्स होते हैं। मेटल का मतलब क्या? धातु, जो हार्ड होंगे, लस्टर होंगे, गुड कंडक्टर होंगे। प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ रखे हैं मेटल मटेरियल बनाने में काम आते हैं, जो कि हार्ड होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। आप लोग इंजन देख लो, ऑटोमोबाइल देख लो, इलेक्ट्रिकली केबल वायर देख लो, सब में मेटल्स यूज किया जाता है। कॉइन्स देख लो, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद में आता है, यहाँ पर आ जाएगा, वो आ जाएगा नॉन मेटल। तो जो कम क्वांटिटी में होंगे, लेस क्वांटिटी में होते हैं, वो होते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स को बोलते हैं अधातु। ये इसकी रिवर्स प्रॉपर्टी बताते हैं, किसकी? मेटल्स की। जैसे ये नॉन कंडक्टर होंगे,
यानी पुअर कंडक्टर होंगे, प्लास्टिक देख लीजिए, कोई भी ऑक्सीजन वगैरह देख लीजिए, ये बैड कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। तो पुअर कंडक्टर होते हैं, साथ में ये इतने हार्ड भी नहीं होते, ना इतने लस्टरस होते हैं, शाइनिंग भी नहीं होते, नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन मेलेबल होते हैं। ये सब आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, मैं अभी आप लोगों को डिटेल में नहीं बताऊंगा। एक ऐसे भी होते हैं जो इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी को बताते हैं, उनको बोलते हैं मेटलॉइड। क्या बोलते हैं बेटा? मेटलॉइड। ये एलिमेंट्स का क्लासिफाई क्या है? मेटलॉइड को आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे तो मेटलॉइड को ही सेमी मेटल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेमी मेटल्स। ठीक है बच्चों, तो ये 3 तरह से अब लोगों ने क्लासिफाई किया हुआ है। अगर हिंदी में पूछ ले आप लोगों को मेटलॉइड को क्या कहते हैं, तो अर्ध धातु। अर्ध धातु, अर्ध धातु का मतलब ही यही हो गया, आधा वो ये प्रॉपर्टी बताएगा, आधा वो ये प्रॉपर्टी, यानी ये इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बताता है मेटल की और नॉन मेटल की। ये प्योर मेटल भी नहीं कह सकते और इसको प्योर नॉन मेटल भी नहीं कह सकते। ये हाफ प्रॉपर्टी बताएगा मेटल की और हाफ प्रॉपर्टी बताएगा नॉन मेटल की। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बच्चों एलिमेंट यानी प्योर सब्सटेंस का पहला पार्ट पढ़ा है एलिमेंट के बारे में। मेरा नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो मैं प्योर सब्सटेंस का दूसरा पार्ट कंपाउंड के बारे में आप लोगों को बताऊंगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, ओके। आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। तो इसको नोट कीजिए, खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए आप लोग, ठीक है, और कोरोना से बचिए। ओके, थैंक यू।